नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वायु एवं पवन में क्या अंतर है इस पर। इसके अलावा हम बात करेंगे कि स्थानीय पवन क्या होता है और ग्रहीय पवन या भूमंडलीय पवन क्या होता है। तो आप इस पूरी वीडियो में ये दो टॉपिक सीख पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट अच्छा है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले वायु क्या है और इसके साथ ही साथ आपको समझना है कि पवन क्या है। इंग्लिश में वायु को विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। और पवन को क्या कहते हैं? सॉरी, वायु को एयर कहते हैं और पवन को विंड कहते हैं, ठीक है ना। अभी इसका अलग अलग नाम क्या है, क्या इसका मतलब है, ये हम समझेंगे, ठीक है ना। और आप लोग या कई लोग ये चीज़ मानते होंगे कि ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे वायु हो या पवन हो, ये दोनों एक ही चीज़ है। जब आप हिंदी की किताबों में पढ़ते हैं तो आपको मिलता है कि ये इसका क्या है? पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन अगर भूगोल की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो इसमें अंतर है। अंतर क्या है उसको भी हम समझेंगे कि आखिर इन दोनों में अंतर है क्या, ठीक है ना। तो वायु जो होती है वो किसी परिभाषित दिशा में नहीं होती है, किसी परिभाषित दिशा में नहीं होती है, किसी परिभाषित दिशा में नहीं होती है, ठीक है ना। किसी परिभाषित दिशा में नहीं होती है, यानी कि कुछ भी, कोई भी गैस इधर से उधर हो रही है और उसका कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं है तो आप उसे वायु कह सकते हैं, एयर कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन विंड क्या होता है, पवन क्या होता है? विंड यानी कि पवन क्या होता है? पवन क्या होता है कि किसी परिभाषित दिशा में, किसी परिभाषित दिशा में वायु का प्रचलन, ये क्या होता है? विंड होता है, पवन होता है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर क्या है कि एक का दिशा निर्धारित नहीं है और जब उसी का दिशा निर्धारित हो जाता है तो उसी को आप क्या कह देते हैं? पवन कह देते हैं। इन दोनों में अंतर जानना बहुत ज़रूरी था। हिंदी वाले बच्चे भी जाने कि पर्यायवाची पूर्णतया एक नहीं होता है, ठीक है ना। पर्यायवाची पूर्णतया एक नहीं होता है। अब बात करते हैं स्थानीय पवन की और इसके अलावा भूमंडलीय पवनों की। तो पहले हम देखेंगे पवन का वर्गीकरण क्या है और उसके बाद में उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप हेडिंग क्या लिखेंगे? पवनों का वर्गीकरण। क्या? वर्गीकरण। पवनों का वर्गीकरण। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, मैं सीधा करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बीच में काफ़ी क्लासेस होल्ड हुई और वो तारतम्यता एक टूटी। तो अब हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको छोटा छोटा करके आपके सामने लाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। बाकी उम्मीद है कि आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। किताबें मैंने बहुत सारी बता भी दी थी आपको, और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। और जो खुद से पढ़ता है ना, जो खुद से मेहनत करके एक तरफ से पढ़ रहा है, उसका तोड़ कोई नहीं है। वो अपने आप में बहुत है और आपको सेल्फ स्टडी पर बहुत फोकस करना चाहिए। हाँ, जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको यूट्यूब का अन्य साधन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पवनों का वर्गीकरण। तो पवनों का जब आप वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार की होती है। एक तो अस्थाई पवने और दूसरा है अस्थाई पवने। अस्थाई पवने व अस्थाई पवने, ठीक है ना। तो अस्थाई पवने क्या होंगी? ये होती हैं भूमंडलीय पवने, या इनको ग्रहीय पवने कहा जाता है, ठीक है ना। तो भूमंडलीय पवने या अस्थाई जो है, अस्थाई पवने या गृह पवने, सब एक ही नाम है, ठीक है ना। और अस्थाई पवने जो होती हैं ये होती हैं स्थानीय पवने। स्थानीय पवने, ठीक है, ये क्या होती हैं? स्थानीय पवने होती हैं, ठीक ना। अब इनमें भी जो है
दो प्रकार आपके पाए जाते हैं, इनमें भी दो प्रकार पाए जाते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो भूमंडलीय या ग्रहीय पवनें होती हैं, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है एक ऐसी पवन या एक ऐसा पिंड जो सालों भर पूरे पृथ्वी पर एक ही दिशा में बहता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा पवन जिसका दिशा एक हो और वो पूरे वर्ष के लिए समान हो, ये नहीं कि कुछ दिन इधर को चला, कुछ दिन उधर को चला या पलट गया। जैसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता होगा कि जब खेत में हार्वेस्टिंग की जाती है गेहूं और धान की, तो देखते हैं जो थ्रेसर लगता है जिससे हार्वेस्टिंग किया जाता है, तो वो हार्वेस्टिंग करने से पहले जो उसमें से भूसा निकलता है ना, वो किस तरफ जाएगा ये डिसाइड करने के लिए पहले ईयर चेक किया जाता है, बिंड चेक किया जाता है कि वो किधर की चल रही है, ठीक है ना, कि पछुआ की तरफ चल रही कि पूर्वा चल रही है। हवा को चेक किया जाता है, तो थोड़ा सा धूल उड़ा कर देखेंगे कि हवा किस तरफ चल रही है, उसके बाद ही हार्वेस्टिंग की जाती है। यानी कि वहाँ क्या है, दिशा बदलती रहती है, दिशा कोई एक नहीं होती है। लेकिन जो अस्थायी पवनें होती हैं, भूमंडलीय पवनें होती हैं, गृहीय पवनें होती हैं, उनका पहला लक्षण क्या होता है, ऐसी पवनें सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि इनका दिशा नहीं बदलता है। और दूसरी बात यह है कि ये पूरी पृथ्वी पर प्रवाहित होती है, यानी कि इनका कोई ये नहीं कि किसी छोटे से क्षेत्र में, इनका जो क्षेत्र डिसाइड है पृथ्वी पर, ये जो है उस पर सालों भर एक दिशा में चलती है। जबकि जो अस्थायी पवनें हैं, इनका दिशा निर्धारित नहीं होता है, इनका दिशा निर्धारित नहीं होता है, इनका दिशा निर्धारित नहीं होता है, इनका दिशा क्या होता है, निर्धारित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, स्थानीय पवनों का दिशा तो निर्धारित नहीं होता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी पवनें होती हैं जो स्थानीय हैं और उनमें एक अस्थायित्व पाया जाता है। जैसे आपका समुद्र समीर, ठीक है ना, समुद्र समीर। तो ये स्थल समीर और समुद्र समीर दो समीर हैं, इनका दिशा हमेशा निर्धारित होता है। क्या होता है, इनका दिशा हमेशा निर्धारित होता है कि ये समुद्र से स्थल की ओर चलेंगे कि स्थल से समुद्र की ओर चलेंगे। तो इसे एग्जैक्टली आप डायरेक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है आप कहने के लिए प्रयोग भी कर सकते हैं कि इनका दिशा निर्धारित है। क्योंकि होता क्या है कि जो समीर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि दिन और रात होता है। दिन और रात होने के कारण क्या है कि जो आपका स्थल है और जो दूसरा जल वाला खंड है, तो जो जल होता है ना, ये धीरे से गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जबकि स्थल खंड क्या है कि ये बहुत तेज़ी से गर्म होते हैं और बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो जो आपका ईयर है, जो बिंड है या ईयर है, उसका क्या जो है उसका गुणधर्म क्या होता है कि वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, ये इसका गुणधर्म होता है। तो कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कहीं पर निम्न वायुदाब है, कहीं पर उच्च वायुदाब है? तो इसको डिसाइड ऐसे किया जाता है, जिस खंड पर टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पर क्या होगा, जो वायु है, जो उसके संपर्क की वायु है, वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होती है, हल्की हो जाती है। और हल्की होने के कारण क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। हल्की होगी तो ऊपर उठेगी और जहाँ की वायु ऊपर उठेगी वहाँ पर निम्न दाब का निर्माण होगा। यानी कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर निम्न दाब का निर्माण होगा। तो होगा क्या कि जो ईयर है वो उस ओर चलेगी, यानी कि अगर स्थल का जो है ताप ज़्यादा तो जल से हवाएं स्थल की ओर चलेंगी, और यदि
रात में आप देखेंगे कि जो स्थल का तापमान है वो बहुत घट जाता है, जबकि जल का तापमान लगभग जो है कम ही घटता है, यानी कि स्थल की अपेक्षा कम घटता है। और ये रीजन क्या है, उसका विशिष्ट ऊष्मा जो होता है, जो पदार्थ है उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो स्थल समीर और समुद्र समीर का निर्माण होता है और इनकी डायरेक्शन बदलती रहती है। तो इस प्रकार जो आपके गृह पवने हैं ये सालों भर एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, लेकिन जो आपके स्थानीय पवने हैं ये क्या है, इनकी दिशा बदलती रहती है, ठीक है ना। तो ये है इनमें अंतर। अब कौन कौन सी ऐसी पवने हैं जिन्हें आप स्थल पवने कह सकते हैं या जो है भूमंडलीय पवने कह सकते हैं, गृह पवने कह सकते हैं, तो उनमें से आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम भूमंडलीय पवनों की। तो भूमंडलीय पवनों में जो सबसे महत्वपूर्ण पवन है वो क्या है, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन, ठीक है ना। ट्रेड विंड कहा जाता है इसे, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड। इसको सनमार्गी पवन भी कहा जाता है, सनमार्गी पवन, सनमार्गी पवन भी इसे कहा जाता है। दूसरा है आपका पछुआ पवन। क्या है, पछुआ पवन। दूसरा है आपका पछुआ पवन, ठीक है, इसे वेस्टर्लीज कहा जाता है। तीसरा है आपका ध्रुवीय पवन। क्या है, ध्रुवीय पवन। ये कैसे पवन है, ये इनकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है ना। कैसे चलते हैं, पृथ्वी का एक जो है रफली क्षेत्र अगर आप बनाएं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये है आपकी विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा से ये 30 से 40 जो है डिग्री ऊपर और 30 से 40 डिग्री नीचे। तो इनका जो दिशा होता है व्यापारिक पवनों का कुछ इस प्रकार होता है। क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है ये, ठीक है ना। ये व्यापारिक पवनों का क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है ना। ये व्यापारिक पवनों का क्या होता है, दिशा होता है। उसके बाद में जो पछुआ पवनें हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। क्या होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, और ये 60 से लेकर के 40 से 50 डिग्री अक्षांश से लेकर के 60 से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलती हैं। पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर चलती हैं। इनका दिशा शायद ये होगा, ठीक है ना। तो ये जो है इनका दिशा ये होगा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, और जो पछुआ पवनें होती हैं वो पश्चिम से क्या होती हैं, पूर्व की ओर चलती हैं, और इनका दिशा जो है बदलता नहीं है, इनका दिशा समान रहता है। 3-4 पछुआ पवनें जो कि दक्षिणी हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं, वो कौन सी होती हैं, वो चालिसा है, प्रचंड पचासा है, ठीक है, साटिका है। तो ये थोड़ा उनका नाम होता है अलग से, उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो भूमंडलीय पवनें हैं उनका दिशा हमेशा समान होता है। अच्छा, एक चीज़ आज यहाँ पर आप और सीख पाएंगे कि आप देखेंगे कि 40 से लेकर के 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य आपको पश्चिम दिशा में जो है क्या कहते हैं, मरुस्थल आपको दिखाई पड़ते हैं। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि वायु वहाँ से उठ करके किसी दूसरी ओर चली जाती है, और इसलिए वहाँ पर वर्षा का अभाव होता है, और वर्षा के अभाव होने के कारण वहाँ पर जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो ध्रुवीय पवनें होती हैं वो भी व्यापारिक पवनों की दिशा में ही होती हैं। जो ध्रुवीय पवनें होती हैं वो व्यापारिक पवनों की दिशा में होती हैं, और ये भी एक नियत दिशा में चलती हैं सालों भर, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके स्थानीय पवनें हैं ये कई स्थानीय नाम से जानी जाती हैं, जिनका नाम आप जानते होंगे भली भांति, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। स्थानीय पवनों का हवा में और पवन में क्या अंतर है, स्थानीय और गृह पवनें क्या होती हैं, ये आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।